चैनल पर दी गई सभी वीडियो, कहानी या उपन्यास काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन के व्यक्ति, स्थान या घटनाओं से कोई संबंध नहीं रखती। यह सभी विचार, पात्र और घटनाएं पूरी तरह से लेखक की कल्पना से उत्पन्न हुई है। अगर किसी व्यक्ति या घटना से मिलती-जुलती कोई चीज दिखाई दे तो वह केवल संयोग हो सकता है। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वे इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें और इसे वास्तविकता से न जोड़ें। इस चैनल पर दी गई सामग्री को देखने और समझने के लिए धन्यवाद। सभी वीडियो के लिए कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 31। शेन तियान का चेहरा कानों तक लाल हो गया था और वह अपना हाथ खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन सत्यम की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी और शेन तियान का हाथ फंस गया था। यह महसूस करते हुए कि शेन तियान ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया था, सत्यम ने चिंतित स्वर में पूछा, मिस्टर शेन, क्या बात है? आप क्यों मुंह बना रहे हैं? क्या आपको कहीं असहज महसूस हो रहा है? सत्यम के शब्दों से शेन तियान का खून खौल उठा। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? श्री शेन, मैं खुद भी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं। क्यों न मैं आपकी हालत देख लूं? सत्यम ने लापरवाही से कहा। मुझे छोड़ दो, शेन तियान गुस्से में दहाड़ा। आह! तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? सत्यम ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसे कोई आभास हो गया हो और उसने अपना क्लच छोड़ दिया। सत्यम के अचानक छूटने से शेन तियान का शरीर संतुलन खो बैठा। लंबे कद के व्यक्ति ने खुद को स्थिर करने के लिए कई कदम पीछे खींचे, लेकिन वह जमीन पर गिर गया और उसकी पीठ पर भारी चोट लगी। मिस्टर शेन, क्या हो रहा है? क्या आप ठीक है? सत्यम ने चिंतित होने का नाटक किया और उसे उठाने के लिए उसके पास आई। शेन तियान ने सत्यम का हाथ दूर धकेल दिया और डांटा, क्या तुम मेरे साथ मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हो? वाह! मिस्टर शेन, यह कहां से आया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सत्यम ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। क्यों, तुम छोटे? शेन तियान ने अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी नसों को शांत करने की कोशिश में एक गहरी सांस खींची। मैं तुम्हारे स्तर तक गिरकर तुमसे बहस नहीं करने वाला। यह देखते हुए कि यान रॉक्सू उनके साथ था, शेन तियान ने अपनी गुस्से वाली अभिव्यक्ति को एक सौम्य मुस्कान के साथ बदल दिया। सत्यम भी शेन तियान जैसे लोगों के साथ झगड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी एक्वाराइम पिल निकाली और उसे यान रुक्सू को दे दिया। मिस यान, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, फिर भी मुझे आपको कोई उपहार देने का मौका नहीं मिला। यह मेरी ओर से आभार प्रकट करने का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगी। सत्यम ने बॉक्स यान रुक्सू को सौंप दिया। यान रॉक्सू के उपहार स्वीकार करने से पहले शेन तियान को यह कहते हुए सुना जा सकता था, उस जर्जर दिखने वाले बॉक्स में क्या है? क्या आपने इसे पिस्सू बाजार से खरीदा है? इसकी शक्ल देखकर लगता है कि इसकी कीमत अधिकतम $100 ही है। बकवास! सत्यम ने शेन तियान को घूरते हुए कहा, मैंने इसे डॉलर स्टोर से खरीदा है। शेन तियान ने हंसते हुए कहा, वाह, यह वाकई आपकी उदारता है मिस्टर किन। यह सोचना कि आपके पास मिस यान को ऐसा घटिया तोहफा देने की हिम्मत थी। क्या आप उसका अपमान कर रहे हैं? इसके विपरीत, मुझे यह पसंद है। यान रॉक्सू ने उपहार बॉक्स प्राप्त करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यम। मुझे यह वाकई बहुत पसंद है। यान रॉक्सू ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कहा। यान रुक्सुए की अप्रत्याशित खुशी को देखकर शेन तियान गुस्से से भर गया। मिस यान, मैं आपके लिए एक उपहार भी लाया हूं, शेन तियान ने घमंडी लहजे में कहा। मैंने अफवाहें सुनी है कि आप हाल ही में औषधीय जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं। अपने संपर्कों के साथ चुजौ में ऊंची नीची तलाश करने के बाद मुझे आखिरकार एक जिनसेंग जड़ मिली जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। शेन तियान ने एक शानदार उपहार बॉक्स निकाला और उसे यान रुक्सू को सौंप दिया। यान रुक्सुए ने भावशून्य नजर से उपहार बॉक्स लिया। यह देखकर शेन तियान को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने पूछा, मिस यान, क्या आप इसे देखना नहीं चाहती? क्या इसकी कोई जरूरत है? यान रुक्सू ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। मिस यान, मुझे लगता है कि आपको कम से कम एक नजर तो डालनी चाहिए, सत्यम ने उत्साह से सुझाव दिया।
100 साल से अधिक पुरानी जिनसेंग जड़ को सत्यम के लिए पवित्र खजाना माना जाता था। यदि सत्यम स्वयं इसे प्राप्त कर ले तो वह आसानी से क्यूई शोधन चरण के तीसरे या चौथे स्तर तक पहुंच सकता है। ठीक है, यान रॉक्सू ने सिर हिलाया। इतना कहकर उसने चंदन की लकड़ी का डिब्बा खोला। इसके अंदर जिनसेंग की जड़ देखी जा सकती थी। देखो यार, इसे ही तोहफा कहते हो। यहां तक कि डिब्बा भी तुम्हारी क्रय शक्ति से बाहर है। अंदर की जिनसेंग जड़ की तो बात ही छोड़ो। शेंतियान ने घमंडी अंदाज में शेखी बघारी। जिनसेंग पर एक नजर डालते हुए सत्यम ने टिप्पणी की, मेरा उपहार भले ही असाधारण हो, लेकिन कम से कम यह एक ईमानदार उपहार है। यह आप जैसा नहीं है, जो मूली को जिनसेंग की जड़ कहते हैं, फिर भी खुद पर गर्व महसूस करते हैं। मिस्टर शेन, क्या मैं आपको अशिक्षित मान लूं, या शायद आप मिस यान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? शेन तियान के चेहरे का रंग उड़ गया और वह बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं। सत्यम ने जिनसेंग की जड़ पकड़ ली। यह सिर्फ एक साधारण जिनसेंग जड़ है, जिसे कृत्रिम रूप से उगाया गया है। इसका औषधीय प्रभाव एक सामान्य मूली के बराबर है। यदि विक्रेता ने आपको धोखा दिया है, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप अज्ञानी थे। लेकिन अगर आपने यह जानबूझकर किया है, तो आप वास्तव में मिस यान को धोखा दे रहे हैं। शेन तियान के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं, क्योंकि सत्यम ने टिप्पणियों की बौछार कर दी। अध्याय 32। कहने की जरूरत नहीं कि शेन तियान को पहले से ही पता था कि यह एक साधारण जिनसेंग जड़ है। उसके लिए 100 साल पुरानी जिनसेंग जड़ और एक सामान्य जिनसेंग जड़ में कोई अंतर नहीं था। उसका मानना था कि यह सब एक सामूहिक विपणन धोखाधड़ी थी। इस मानसिकता के साथ वह एक हर्बल फार्मेसी में गए, एक नियमित जिनसेंग जड़ खरीदी और फिर उसे एक सुंदर बक्से में रख दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन यू उसकी चाल का खुलासा कर देगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेन तियान घबराहट में हकलाया। मिस यान, कृपया उसकी बात मत सुनो। वह मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शेन तियान ने खुद का बचाव करते हुए यान रुक्सुए की ओर देखा। यह देखकर यान रुक्सु ने एक लंबी सांस ली। हाथ में जिनसेंग की जड़ पकड़े हुए वह निराश दिख रही थी। इस पर शेन तियान ने अपना पसीना पोंछा और खुद को बचाने की कोशिश की। मिस यान, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि यह नकली था। कृपया मुझे समझाने दीजिए। शेन तियान की उपेक्षा करते हुए यान रॉक्सू ने किन यू की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इसे फेंक देना चाहिए। यान रुक्सुए ने जिनसेंग की जड़ को कूड़ेदान में फेंक दिया। गरीब होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब आप नकली सामान को असली के तौर पर बेचने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में सोचना ही घिनौना है। यान रुक्सू ने आलोचना की। शेन तियान जमीन पर जरवत हो गया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसके कंधे कांप रहे थे। यह स्पष्ट नहीं था कि यह कांपना क्रोध के कारण था या अपमान के कारण। यान रॉकजू को देखते हुए किन यू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शेन तियान ने किन यू को ऐसी घातक नजर से देखा मानो वह उसे अजगर की तरह निगल जाएगा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। कृपया आराम से बैठिए, यान रुक्सू ने अचानक कहा। इसके बाद वह दूसरी मंजिल पर चली गईं। उनकी सचिव भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। दूसरी मंजिल पर एक निगरानी कक्ष था। यान रुक्सू मॉनिटर के सामने बैठी थी, जिस पर निगरानी कैमरों से लाइव फीड चल रही थी। वह यह देखने के लिए उत्सुक थी कि नीचे का दृश्य कैसा होगा। मिस यान, कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सचिव उलझन में था। क्या आपको नहीं लगता कि आप शेन तियान के प्रति कुछ ज्यादा ही निर्दयी थे? सचिव ने परेशान स्वर में पूछा। यान रॉकजू की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने अपना सिर उठाया, अपनी सेक्रेटरी को घूरा और स्पष्ट किया, क्या तुम सच में सोचते हो कि शेन तियान मुझे पसंद करता है? उसके जैसी क्षमता वाले लोग आमतौर पर किसी को एक व्यक्ति के रूप में पसंद नहीं करते, बल्कि उसके परिवार से प्यार करते हैं। सचिव ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मुझे पता है कि आप किन यू का पक्ष लेते हैं, लेकिन आप उसके लिए दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? इससे किन यू और शेन तियान के बीच और भी संघर्ष होगा। यान रुक्सू ने चाय की चुस्की ली और जवाब दिया, जैसा कि मैंने बताया,
शेनतियान किन यू के विकास के लिए एक कदम के अलावा कुछ नहीं है। बस इतना ही है। शेनतियान अगर यान रुक्सुए की बातें सुनता तो पागल हो जाता। पहली मंजिल पर शेनतियान ने किन यू को एक गहरी नजर से देखा। उसने दिखावा करना बंद कर दिया और अपना असली घिनौना रूप प्रकट कर दिया। किन यू, तुम वाकई कुछ और ही हो, मैं तुम्हें यह बताता हूं। यह सोचना कि तुम जिंगडू की प्रसिद्ध बर्फ रानी का दिल जीतने में सफल हो गए, शेनतियान ने टिप्पणी की। किन यू ने हंसते हुए मजाक किया, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह कोई चाल नहीं चलता। मैं उसके साथ ईमानदारी से पेश आ रहा हूं। बस इतना ही। शेनतियान ने नाक भौं सिकोड़ी। किन यू, कृपया अपनी तारीफ करना बंद करो। तुम इतने महान नहीं हो। तुम सिर्फ यान रुक्सू के धन और रुतबे के कारण उसके करीब आ रहे हो। एक औरत पर निर्भर रहना कैसा लगता है? उसकी दौलत और हैसियत के लिए किन यू ने तीखी प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी भौहें उठाईं। शेनतियान, तुम मेरी बात चुरा रहे हो। जहां तक मुझे पता है, तुम्हारा परिवार उसके परिवार के स्तर का नहीं है। बताओ, तुम यान परिवार के प्रति इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हो? किन यू की टिप्पणी सुनने के बाद शेनतियान ने तुरंत उस पर गुस्सा दिखाया। शेनतियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, किन यू, तुम मेरी नजर में एक आम आदमी हो, एक कीड़ा जिसे मैं आसानी से कुचलकर नष्ट कर सकता हूं। यान परिवार के समर्थन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। शेन परिवार के वित्तीय समर्थन के बिना आप कौन है? किन यू ने पूछा। शेनतियान ने हंसते हुए कहा, ध्यान से सुनो किन यू, मैं बहुत छोटी उम्र में ही एक प्रतिभाशाली बच्चा था। जब मैं 8 साल का था, तब मेरे पिता ने मुझे प्रशिक्षण के लिए चुझोऊ क्षेत्र भेजा था। 14 साल की उम्र में मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया। 21 साल की उम्र में मैं पहले ही। ठीक है, बस इतना ही काफी है। किन यू ने शेनतियान की बात बीच में ही रोक दी। अपनी महत्वहीन उपलब्धियों का बखान करना बंद करो। मैं सुनते सुनते थक गया हूं। किन यू ने अपना हाथ हिलाया। क्यों, तुम छोटे? शेनतियान क्रोध से लाल हो गया। दांत पीसते हुए उसने चेतावनी दी, अरे बेवकूफ, मिस यान से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं कसम खाता हूं कि अगर तुम और करीब आए तो तुम्हें मेरे क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किन यू ने जवाब दिया, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। यान रुक्सुए ने दूसरी मंजिल पर पूरी बातचीत देखी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई जब वह सोच रही थी कि क्या हुआ था। यान परिवार की जागीर छोड़ने के बाद किन यू सीधे घर की ओर चल पड़ा। उसके घर पर करीब 20 आत्मा पोषण की गोलियां थीं। कुछ विचार विमर्श के बाद किन यू ने इन गोलियों को लेईहू को देने और उसे बेचने का फैसला किया। यह कुछ ऐसा था जिससे उस आदमी को फायदा हो सकता था। ऐसा कहकर किन यू ने लेईहू को फोन किया। लगभग आधे घंटे बाद लेईहू की कार विला के मुख्य द्वार के सामने आकर रुकी। लांस लेईहू का पीछा करते हुए किन यू के निवास तक पहुंच गया था। मिस्टर किन, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? लेईहू ने किन यू को खुश करने की कोशिश करते हुए पूछा। किन यू ने अपनी उंगलियां टेबल पर रखी गोलियों की ओर घुमाई और समझाया, इस गोली को सोल नरिशिंग पिल कहा जाता है। यह मूल रूप से हमारे शरीर को मजबूत और पोषण देती है। बाजार में ऐसी सिर्फ 20 गोलियां ही है। हां, वे सभी यहां हैं। मेज पर रखी काली गोलियों पर नजर डालते हुए लेईहू यह समझ नहीं पाया कि किन यू उस समय क्या कहना चाह रही थी। किन यू ने आगे कहा, ये गोलियां अपने साथ ले जाओ और बेच दो। मैं तुमसे प्रति गोली केवल 50,000 ही वसूलूंगा। इस उत्पाद के लिए कोई मूल्य सीमा नहीं है, इसलिए तुम तय कर सकते हो कि तुम कितनी कीमत बढ़ाना चाहते हो। आत्मा पोषण की गोलियों का वास्तविक मूल्य निस्संदेह 50,000 से अधिक था। किन यू ने उन्हें इतनी सस्ती कीमत पर बेचा ताकि लेईहू अपने लिए एक अप्रत्याशित लाभ कमा सके। हालांकि लेईहू के चेहरे पर यह सोचते समय चिड़चिड़ापन था। क्या वह एक काली गोली के लिए $50,000 मांग रहा है? क्या यह दिन दहाड़े डकैती नहीं है? मिस्टर किन, क्या 50,000 थोड़ा ज्यादा नहीं है? लेईहू ने संकोच से पूछा। उसे देखते हुए किन यू ने टिप्पणी की, मिस्टर लेई, यह आपके लिए एक अच्छा सौदा है।
लेई हू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, मानो उसे कोई दिव्य अनुभूति हो गई हो। अनिच्छा के बावजूद उन्होंने बिना कोई शोर शराबा किए पैसे चुका दिए। 20 गोलियों के लिए उन्होंने कुल 10 मिलियन नकद भुगतान किया। कार में बैठने के बाद लेई हू ने झिड़कते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन यू इतना बेईमान व्यक्ति होगा। वैसे भी ये बेवकूफ गोलियां क्या है? क्या वह पागल है? वह इन चीजों को 50,000 में क्यों बेच रहा है? लांस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, भाई हू, आप इसके लिए क्यों सहमत हुए? लेई हू ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये गोलियां तो बस दिखावा है। उसका असली मकसद मुझसे पैसे ऐंठना है। यह बड़े लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम रणनीति है। एहसास होने पर लांस ने बुदबुदाया, क्या किन यू ने सोचा था कि अब वह अजेय है, क्योंकि यान परिवार उसका समर्थन कर रहा है? लेई हू ने एक लंबी सांस ली। हमारे जैसे लोगों को सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहिए, अन्यथा चीजें कभी भी हाथ से निकल सकती है। वह बाहर से भले ही आकर्षक दिखता हो, लेकिन लेई हू हमेशा ही तंगी में जीवन जी रहा था। भाई हू, क्या हमें ये गोलियां फेंक देनी चाहिए? लांस ने पूछा। लेई हू ने एक गोली ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। फिर उसने कहा, हम कुछ बेवकूफों की तलाश करेंगे और उन्हें हमसे ये चीजें खरीदने पर मजबूर करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किन यू ने हमारे साथ किया था। जिस तरह लेई हू ने किन यू को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। लेई हू के लिए पदानुक्रम इसी तरह काम करता है। अध्याय 33। लेई हू ने स्वयं एक गोली खा लेने के बाद शेष गोलियों को 2 भागों में अलग कर दिया। उन्होंने पहला हिस्सा उन लोगों को बेच दिया जो उनसे मदद मांग रहे थे। दूसरे हिस्से के लिए उन्होंने जियांगचेंग के बड़े लोगों को उपहार के रूप में दे दिया। यद्यपि गोलियां घटिया स्तर की थीं, फिर भी यान परिवार का नाम महत्वपूर्ण था। लंबे समय से सड़कों पर रहने वाले लेई हू के पास गोलियों से छुटकारा पाने के अनगिनत तरीके थे। उस रात लेई हू ने हमेशा की तरह अपने आर्म कैंडी के साथ ऐसा किया और उसकी शारीरिक स्थिति असाधारण थी। लेई हू ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोच में पड़कर अपनी ठुड्डी रगड़ने लगा। क्या यह उस गोली का असर हो सकता है? अगले दिन जब लेई हू बिस्तर से उठा तो उसके घर में बहुत से लोग इकट्ठे हो चुके थे। भीड़ में जियांगचेंग के उद्यमी और कुछ विशिष्ट लोग शामिल थे। उन सभी में एक बात समान थी, उन सभी ने आत्मा पोषण की गोली खा ली थी। जैसे ही लेई हू नजर में आया, वे तुरंत उठ खड़े हुए। भाई हू, क्या तुम्हारे पास कल वाली गोली अभी भी है? मैं इसके लिए 10 लाख देने को तैयार हूं। भाई हू, चुझोऊ से मेरा एक दोस्त भी वह गोली चाहता है। मेरे लिए कुछ ले आओ और चेंगशी में प्रोजेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। भाई हू, आपको मेरे लिए कम से कम एक गोली तो रखनी ही होगी। लेई हू अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वह बहुत खुश था। ठीक है, जरूर, चिंता मत करो सब लोग, गोलियों की आपूर्ति पर्याप्त है। लेई हू बहुत खुश था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि सत्यम ने उसे जो गोलियां दीं उनका इतना जादुई असर होगा। उस दिन लेई हू सत्यम के घर की ओर भागा। मिस्टर किन, क्या आपके पास कल वाली आत्मा पोषण की गोली अभी भी है? मुझे जितनी संभव हो उतनी चाहिए, लेई हू ने खुशी से पूछा। लेई हू की प्रतिक्रिया को देखते हुए सत्यम ने सिर हिलाया। स्पष्टतः सोल नरिशमेंट पिल उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक लोकप्रिय थी। कुछ दिन बाद आकर इन्हें ले जाना। हालांकि इस बार कीमत में बढ़ोतरी होगी। मैं इसे 1-1 मिलियन में बेचूंगा, सत्यम ने गहरी आवाज में जवाब दिया। यह सुनकर लेई हू के होंठ फड़क उठे। हालांकि यह थोड़ा महंगा था, फिर भी यह स्वीकार्य सीमा के भीतर था। लेई हू ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस सौदे पर सहमति जताई। इस बारे में बात करते हुए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकूं? सत्यम ने पूछा। उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय जड़ी बूटियां? लेई हू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ सोचने के बाद उन्होंने आगे कहा, मी किन, आप नानचेंग में नीलामी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मैंने सुना है कि पिछले महीनों में सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक 100 साल पुराना चीनी नोटवीद था।
नीलामी? सत्यम ने अपनी भौहें उठाईं। इस पर विचार करने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया। सत्यम के पास $10 मिलियन का खजाना था। नीलामी निश्चित रूप से देखने लायक थी। आत्मा पोषण की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक तकनीक और औषधीय जड़ी बूटियां सीधी और साधारण थीं। अन्यथा सत्यम के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित करना कठिन होता। इसके साथ ही वित्तपोषण संबंधी समस्याएं अस्थायी रूप से हल हो गईं। शाम के समय यान रॉक्सू ने सत्यम को फोन किया। उसकी कॉल को देखकर सत्यम ने जल्दी से फोन उठाया। मिस यान, आप मुझे अचानक क्यों बुला रही है? सत्यम ने प्रसन्नता से पूछा। यान रुक्सू ने जवाब दिया, शेंतियान एक बिजनेस पार्टी आयोजित कर रहा है। उसने मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं है। क्या तुम मेरी जगह जाना चाहोगे? तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? सत्यम स्तब्ध और भ्रमित था। सत्यम को शेंतियान से नफरत थी। वह पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था और नहीं वह उस युवा व्यक्ति से मिलना चाहता था। क्यों? क्या तुम डर गए हो? यान रॉक्सू ने मजाक करते हुए पूछा, यह देखकर कि सत्यम चुप रहा। सत्यम ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, बस इतना ही। अपनी पहली परीक्षा में ही हार मान ली, यान रुक्सू ने चिढ़ाते हुए कहा। टेस्ट? सत्यम ने यह शब्द सुनते ही तुरंत सहमति दे दी। ठीक है, मैं जाऊंगा। मुझे समय और स्थान बताओ। यान रुक्सू के मुंह पर मुस्कान आ गई। शाम के 7 बजे रिवरसाइड विला में। ठीक है, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगा, सत्यम ने कहा। चूंकि यह उसके लिए एक परीक्षा थी, सत्यम ने यान रुक्सू को निराश नहीं किया। इसके अलावा सत्यम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के तौर तरीकों को जानने के लिए अपेक्षाकृत उत्सुक था। रात होने पर सत्यम ने एक टैक्सी ली और रिवरसाइड विला की ओर चल पड़ा। रिवरसाइड विला उपनगरों में स्थित था। स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र के आसपास का परिदृश्य लुभावना था। विला के मुख्य प्रवेश द्वार से पहले एक लंबी बहती नदी भी थी। जब सत्यम गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ भरी हुई थी। यद्यपि इसका शीर्षक बिजनेस पार्टी था, परंतु वास्तव में यह एक कॉकटेल पार्टी थी। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर लग्जरी कारों का एक समूह खड़ा था। इनमें लेम्बोर्गिनी, फेरारी और बेंटले, रोल्स रॉयस जैसी अन्य महंगी गाड़ियां शामिल थीं। सत्यम जिस टैक्सी के साथ आई थी वह जगह से बाहर लग रही थी। सत्यम ने कार से उतरते ही अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। उसने इस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना देखा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहां प्रकृति में आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण इतना अधिक होगा। यह तो पहाड़ की तलहटी से भी अधिक था। यह एक शानदार स्थान है। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। विला में कॉकटेल पार्टी पहले से ही पूरे जोश में थी। कई युवतियां खुले कपड़े पहने हुए नशे में थीं और बेतरतीब रंग से नाच रही थीं। अध्याय 34। शोरगुल मचाती भीड़ को घूरते हुए सत्यम ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे ऐसा वातावरण पसंद नहीं था, इसलिए वह एक सुनसान जगह ढूंढ कर बैठ गया। इसके बाद सत्यम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और श्वास व्यायाम शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण अपेक्षाकृत अधिक था, इसलिए सत्यम अधिक से अधिक क्यूई ग्रहण करने का अवसर कभी नहीं चूकती थी। उस समय कॉकटेल पार्टी में आमंत्रित झाओ गैंग और सुयान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। हनी, मैंने सुना है कि इस कॉकटेल पार्टी को होस्ट करने वाला व्यक्ति कोई बड़ा आदमी है। मुझे लगता है कि चुजौ से शेंतियान। क्या वह कोई बेहतरीन व्यक्ति है? सुयान ने फुसफुसाते हुए कहा। झाओ गैंग ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम अपनी बात सुनोगे? शेन परिवार को चूझों के कुलीनों में सबसे कुलीन माना जाता है। वे हमसे बहुत अलग है। यह सुनकर सुयान ने विचार करना शुरू कर दिया। सुयान ने पूछा, उनकी तुलना यान परिवार से कैसे की जा सकती है? झाओ गैंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और एक गहरी सांस ली। यान परिवार जिंगडू से है। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वे एक ही स्तर पर है? झाओ गैंग ने उसे देखा। झाओ गैंग ने अचानक विषय बदलते हुए कहा, इस बारे में बात करते हुए मैंने शेंतियान के यान रुक्सू के प्रति मोह के बारे में अफवाहें सुनी थीं।
इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह इस बार सत्यम के लिए यहां आया था। सु यान उत्साहित थी और उसने पूछा, तो क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि सत्यम अब मुश्किल स्थिति में है? ठीक है, मुझे लगता है आप सही है, झाओ गैंग ने जवाब दिया। यह तो बहुत बढ़िया है, सु यान ने खुशी से उछलते हुए कहा। सु यान ने तीखी आवाज में कहा, जब भी मैं यह बात बताता हूं कि सत्यम सोचता था कि उसका अपना तरीका है, तो मुझे बुरा लगता है। हालांकि झाओ गैंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सु यान की टिप्पणी का समर्थन किया। झाओ गैंग इस बात से नाखुश था कि जो व्यक्ति पहले अपने जूते के फीते भी नहीं बांध पाता था, वह अब उससे आगे निकल गया है। पार्टी में ज्यादातर लोग अमीर लड़के और सोना खोदने वाले थे, जो अमीर लड़कों की चापलूसी करके उनकी रखैल बनने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी की अगली पंक्ति में एक सफेद बालों वाला युवक फुसफुसाया, मिस्टर शेन, सत्यम आ गया है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए शेन तियान ने डांटा, वह यहां क्यों है? कुछ देर सोचने के बाद शेन तियान के चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट दौड़ गई। चूंकि उसके पास बिना बुलाए आने की हिम्मत थी, इसलिए उसे अपमान के लिए तैयार रहना चाहिए। चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पास एक अचानक कार्यक्रम है, शेन तियान ने अपनी आंखें मूंद कर कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे निपटूं? सफेद बालों वाले युवक ने संकोच से पूछा। शेन तियान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, हमें जल्दी नहीं है। मैं पहले उसे जितना हो सके उतना अपमानित करना चाहता हूं। फिर मैं उसे धूल चटा दूंगा और उसे उसकी जगह बता दूंगा। सफेद बालों वाले युवक ने चिंता में सवाल करने से पहले सिर हिलाया। अगर हम सत्यम पर उंगली उठाते हैं, तो क्या यान रुक्सु क्रोधित नहीं होगा? अगर ऐसा हुआ, तो चीजें बदसूरत हो जाएंगी। शेन तियान ने हंसते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो। यान रुक्सु को बर्फ की रानी के रूप में जाना जाता है। हमें यह आभास हो सकता है कि सत्यम ने उसका दिल जीत लिया है, लेकिन वह कभी किसी की परवाह नहीं करेगी। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। सफेद बालों वाले युवक ने राहत की सांस ली। शेन तियान ने जो कहा वह सच था। यान रुक्सु जिंगडू में सुर्खियों का केंद्र थी। उसके प्रशंसकों के अनगिनत प्रयास उसके निर्दयी अस्वीकारों के कारण व्यर्थ हो गए। उनमें से कुछ ने अफसोस जताया कि उसका दिल पत्थर का बना हुआ था। हालांकि शेन तियान ने यान रुक्सुए के लिए सत्यम के महत्व को पूरी तरह से कम करके आका। सत्यम एक कोने में बैठा था और अपने चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा को यथासंभव अवशोषित कर रहा था। उसने पहले कभी किसी ऐसे स्थान का सामना नहीं किया था जहां क्यूई की इतनी अधिक मात्रा थी। मिस्टर किन, एक आवाज सुनाई दी। सत्यम ने भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी नजर एक युवक पर पड़ी, जो सौम्य मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियांगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति डू युआन का बेटा था। तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा, सत्यम ने असमंजस में डू युआन को देखा। डू युआन ने विनम्र मुस्कान के साथ पूछा, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहां बैठूं? जैसा आप चाहे, सत्यम ने सिर हिलाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। मिस्टर किन, कृपया मुझे सीमा लांघने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप कृपया मेरी बात सुन सकते हैं? डू युआन ने कहा। सत्यम ने एक लंबी, खामोश सांस ली। उन्होंने शुरू में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्तमान परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगी। इस प्रकार उन्होंने कुछ समय के लिए इस कार्य को त्याग दिया। आप अपनी बात कह सकते हैं। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, सत्यम ने आश्वासन दिया। डू युआन ने सत्यम से बुदबुदाने से पहले अपने आसपास का माहौल देखा। मिस्टर किन, आपको अब जाना होगा। छोड़ो, सत्यम ने अपनी भौहें उठाईं और हैरानी से डू युआन को देखा। डू युआन ने आह भरते हुए कहा, मैंने एक दोस्त से सुना है कि शेन तियान आपके प्रति दुश्मनी महसूस करता है। सत्यम ने बहुत पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने जवाब में एक विनम्र मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह देखकर डू युआन ने याद दिलाया, मिस्टर किन, आपको शेन तियान को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका परिवार चुझोऊ से है। इसके अलावा मैंने सुना है कि वह आज अपने साथ एक कुशल लड़ाकू भी लाया है। इसलिए कृपया मेरी सलाह पर ध्यान दे और तुरंत चले जाए। डू युआन की जांच करने के बाद
सत्यम ने संदेह से पूछा, मिस्टर डू, मुझे याद नहीं है कि मैं आपके साथ इतना करीब था। तो आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? क्या आपको शेन तियान द्वारा सुन लिए जाने का डर नहीं है? डू युआन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए घोषणा की, ईमानदारी से कहूं तो मैं शेन तियान को पार करने से डर सकता हूं, लेकिन मैंने पहले दिन से ही उसका तिरस्कार किया है। जब डू युआन बोल रहा था तो उसके चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा, कई साल पहले मेरे पिता राजधानी में एक व्यापारिक यात्रा पर गए थे और वहां उनकी मुलाकात शेन परिवार से हुई। क्या आप जानते हैं कि शेन तियान ने क्या कहा? उसने हमें असभ्य कहा, हमारा मजाक उड़ाया कि हमारे जैसे देहाती लोगों को जियांगचेंग लौट जाना चाहिए। इस मामले का जिक्र होते ही डू युआन गुस्से से जल उठा। वह कौन है जो अपने बारे में इतना सोचता है? वह खुद को क्या समझता है? डू युआन ने डांटा। इस पर सत्यम हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे शेन तियान एक जन्मजात आत्मप्रशंसक व्यक्ति था जिसमें श्रेष्ठता की भावना कूट कूट कर भरी थी। मिस्टर किन, कृपया मेरी बकवास पर ध्यान न दे, लेकिन आपके लिए अभी चले जाना सबसे अच्छा होगा। अन्यथा शेन तियान आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, डू युआन ने कहा। सत्यम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन उससे नहीं डरता। अध्याय 35। डू युआन ने सत्यम की बातें सुनकर आश्चर्य से देखा। फिर उसने टिप्पणी की, ठीक है, हाँ, तुम्हें मिस यान का समर्थन प्राप्त है। वास्तव में तुम्हें शेन तियान से डरने की जरूरत नहीं है। डू युआन की टिप्पणी सुनकर सत्यम ने गहरी सांस ली। हर किसी के लिए सत्यम सिर्फ एक अक्षम आवारा था जो यान परिवार के साथ अपने मजबूत संबंध का दिखावा कर रहा था। वह जानते थे कि थोड़े समय में लोगों की उनके प्रति धारणा बदलना कठिन होगा। कुछ बातचीत के बाद सत्यम को एहसास हुआ कि डू युआन कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं था। वास्तव में वह अन्य अमीर बच्चों के विपरीत अच्छे आदर्शों वाला एक जानकार व्यक्ति था। मिस्टर किन। सत्यम ने आवाज की दिशा की ओर मुड़कर देखा और लेईहू को देखा, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेईहू ने प्रसन्नता से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहां देखूंगा। उनकी उपस्थिति सत्यम के लिए आश्चर्य की बात थी। सत्यम की पहचान को देखते हुए उसे इस कॉकटेल पार्टी में नहीं आना चाहिए था। वे तीनों शोरगुल भरे माहौल में एक कोने में चुपचाप बैठे थे। जैसे जैसे पार्टी चलती रही, हर कोई उस पल का पूरी तरह से आनंद लेता रहा और अपनी भोगवादी इच्छाओं को पूरा करता रहा। पूरी कॉकटेल पार्टी में अफरातफरी मच गई। जल्द ही शेन तियान सफेद बालों वाले युवक सत्यम की दिशा में चला गया। मिस्टर किन, शेन तियान आ रहा है, लेईहू ने जल्दी से सत्यम को सूचित किया। फिर भी सत्यम एक भावशून्य चेहरे के साथ चुप रहा, जैसे कि वह शेन तियान को देख ही नहीं पा रहा हो। पलक झपकते ही शेन तियान सत्यम के सामने रुक गया। सत्यम को घूरते हुए शेन तियान ने मजाक उड़ाया, क्या तुम बेशर्म नहीं हो जो बिना बुलाए यहां आ गए, सत्यम? उसे घूरते हुए सत्यम ने आत्मसंतुष्ट होकर जवाब दिया, लगता है कि आपने कुछ गलत समझा है, मिस्टर शेन। मैं मिस यान की जगह यहां आई हूं। शेन तियान ने यह सुनकर सत्यम को घूर कर देखा, लगभग अपना आपा खो बैठा। उसके बगल में खड़े सफेद बालों वाले युवक ने एक शक्तिशाली हत्या की मंशा प्रकट की। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सत्यम ने अपनी नजरें सफेद बालों वाले युवक पर घुमाईं। जैसे ही उनकी नजरें एक दूसरे से मिलीं, उनके चारों ओर का जानलेवा माहौल और भी गहरा हो गया। यहां एक जाना पहचाना चेहरा है। शेन तियान ने डू युआन को देखा, जो सत्यम के बगल में बैठा था। डू युआन की जांच करने के बाद शेन तियान ने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, ओह हां, मुझे तुम याद हो, तुम डू युआन हो, है ना? हालांकि वह चिढ़ गया था, लेकिन डू युआन ने हिम्मत जुटाई और मेजबान का अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर शेन। अपने चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ शेन तियान ने कहा, जहां तक मुझे याद है, आपका परिवार हमारे साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता था, है ना? शेन तियान के शब्दों से डू युआन को असहजता महसूस हुई, लेकिन वह चुप रहा। शेन तियान ने आगे कहा, बात यह है, मैं तुम्हें आज हमारे साथ सौदा करने का मौका दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह है
कि तुम्हें सत्यम के गालों पर 2 बार थप्पड़ मारने होंगे। कैसा लग रहा है? डू युआन का चेहरा तुरंत उदास हो गया, क्योंकि वह जानता था कि शेन तियान उसका मजाक उड़ा रहा था। आप हमसे हमारी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए विनती कर रहे हैं। एन, आप अपने सामने आए अवसर का फायदा क्यों नहीं उठाते? शेन तियान ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। अपने आक्रोश को रोकते हुए डू युआन ने अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन अभी हमारे पास व्यापारिक साझेदारों की कमी नहीं है। यह सुनकर शेन तियान का चेहरा उदास हो गया। तुम्हारा मौका चला गया। तुम्हें लगता है कि अब तुम कुछ बन गए हो, ऐना? शेन तियान ने झपट्टा मारा। मैं समझ गया। अब हमारे पास व्यापारिक साझेदारों की कमी नहीं है। एन, मैं कल ही तुम्हारे परिवार को दिवालिया बना सकता हूं। मेरी बात याद रखो, शेन तियान ने धमकी दी। डू युआन के लिए यह अनुचित था, लेकिन उसे कोई विकल्प नहीं दिया गया। जब वह पहली बार सत्यम के बगल में बैठा था, तो उसने अनुमान लगाया था कि ऐसा होगा। आप मुझ पर दोष नहीं डाल सकते। अगर कुछ है, तो सत्यम ही इसके लिए जिम्मेदार है। शेन तियान ने आरोप लगाया। क्या बेवकूफ है? सत्यम ने मजाक उड़ाया। तुम किसे बेवकूफ कह रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? शेन तियान के बगल में खड़ा सफेद बालों वाला युवक धमकी भरे अंदाज में एक कदम आगे बढ़ा। कुत्तों को बाहर किसने जाने दिया? मालिक को उन पर पट्टा लगाना चाहिए। सत्यम ने गिलास से घूंट भरते हुए उपहास किया। क्यों? तुम छोटे? सफेद बालों वाला युवक क्रोधित हो गया और सत्यम पर वार करने वाला था। शेन तियान ने उसे रोका और सत्यम की ओर मुड़ा। थोड़ी देर बाद उसने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, सत्यम, अफवाह है कि आपकी पूर्व पत्नी 3 साल से आपको धोखा दे रही थी और आपको पूरे समय अंधेरे में रखा गया था। क्या यह सच है? जब वह बोल रहे थे तो पृष्ठभूमि में बज रहा संगीत अचानक बंद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप सभी को उनके मुंह से निकले शब्द सुनाई देने लगे। कहने की जरूरत नहीं कि वह ऐसा ही चाहते थे। सत्यम ने बिना कुछ कहे शेन तियान की ओर देखा। तो अब हम चुपचाप खेल खेल रहे हैं, ऐना? शेन तियान ने उपहास किया। अपने हाथ की एक लहर से उसके आदमियों ने तुरंत सुयान और झाओ गैंग को बुलाया। चूंकि आप चुप है, इसलिए कोई और आपको जवाब देने में मदद करेगा, शेन तियान ने व्यंग्य किया। फिर वह सुयान की ओर मुड़ा और पूछा, सच कहूं तो मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि क्या तुमने वाकई सत्यम को 3 साल तक धोखा दिया था? तुमने यह कैसे किया? सुयान ने शेन तियान के साथ पूरी बात पहले ही रिहर्सल कर ली थी, इसलिए उसने बेशर्मी से कहा, हाँ, वह हमारी शादी के पहले दिन से ही मेरे साथ धोखा कर रहा था। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत हंसने लगे। वे सत्यम को उपहास भरी नजरों से देख रहे थे। फिर भी सत्यम चुपचाप भावशून्य रही। अरे, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे इसका एहसास भी है? शेन तियान ने सवाल किया। सुयान ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, उस समय मेरे घर में सत्यम की कोई इज्जत नहीं थी। अगर मैं उसे बैठने के लिए कहूं तो वह खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। परिणामस्वरूप अगर मैं देर से घर आता तो भी वह मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। इसके अलावा अगर वह यह सब जानता भी तो क्या कर सकता था? वह तो अज्ञानी होने का नाटक ही कर सकता था। अध्याय 36। भीड़ जोर से हंसने लगी और पूरा विला जोरदार ठहाकों से भर गया। शेन तियान इस स्थिति से बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। उसने सत्यम को उत्तेजक नजर से देखा और कहा, जी, मेरे लिए यह कल्पना करना वाकई कठिन है कि एक आदमी इतना अपमानजनक जीवन जी सकता है। हाँ, 3 साल तक व्यभिचार के बंधन में रहना और फिर भी इसे सहना बहुत दयनीय है। सत्यम वास्तव में एक घटिया जीवन जीता है और बहुत ही कमजोर है। भीड़ की उपहासपूर्ण आवाजें जारी रहीं। सत्यम को देखते हुए सुयान को केवल खुशी का एहसास हुआ। चेहरे पर बर्फीले भाव के साथ सत्यम अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और बोला, सुयान, खुद पर शर्मिंदा होने के बजाय तुम्हें खुद पर गर्व है। तुम इतनी मोटी चमड़ी वाली कैसे बन जाती हो? सुयान ने हल्की सी सिसकारी भरी और कहा, शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं, तो मुझे किस बात का डर है? सत्यम को इस तरह के व्यक्ति से बात करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी।
उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कमरे में चारों ओर से शोरगुल मच रहा था और ये आवाजें निस्संदेह सत्यम की मानसिक स्थिति में बाधा डाल रही थीं। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस समय सत्यम वास्तव में ध्यान कर रही थी। इस तरह के ताने और अपमान का सामना करते हुए धैर्य बनाए रखना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। इसलिए सत्यम के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा कई बार एकत्रित हुई और फिर से एकत्रित होकर ढह गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगीं। यह स्पष्ट था कि अब यह सत्यम के लिए अत्यंत कष्टकारी हो गया था। तुम्हें लगता है कि अगर तुम दिखावा करते हो कि तुम हमें सुन नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि यह नहीं हो रहा है। शेंतियान ने मजाक करना जारी रखा और वह अकेला नहीं था। लगभग सभी के चेहरे पर एक जैसी ही भावभंगिमा थी और कुछ ने तो अपने सेल फोन निकालकर इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए दृश्य की तस्वीरें भी लीं। सत्यम ने स्वयं को शांत रहने के लिए मजबूर किया तथा अपने शरीर के रोम छिद्रों को खोलकर अपने आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को सांस के माध्यम से अंदर लिया। कुछ मिनट बाद अंततः वह शांत होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आसपास की आवाजें सुन ही नहीं पा रहा था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। जैसे ही सत्यम सांस अंदर और बाहर ले रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थीं। यह मूर्ख सोचता है कि अगर उसकी आंखें बंद हो जाए तो वह बहरा हो सकता है। जब शेंतियान ने यह देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से खर्राटे लेने लगा। उसके बगल में खड़ा सफेद बालों वाला युवक थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि सत्यम की सांस लेने और छोड़ने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस समय इसका कारण ठीक से नहीं बता पा रहा था। श्री शेन, श्री किन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो आप इसे भूल क्यों नहीं जाते? लेईहू ने उठकर हस्तक्षेप किया। शेंतियान ने लेईहू को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आप कौन है? लेईहू ने जल्दी से कहा, मेरा नाम लेईहू है। मैं कॉनकॉर्डिया रियल्टी का सीईओ हूं। लेईहू? शेंतियान ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मुझे अब याद आ गया। तुम जियांगचेंग में मशहूर गुंडा हो, एन? हाँ हाँ, लेईहू खुश हुआ और हंसते हुए बोला, मुझे आश्चर्य है कि आप मेरे बारे में जानते हैं। मिस्टर शेन, कृपया मुझ पर एक एहसान करें और उसे जाने दें। शेंतियान ने लेईहू की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका एक काम करूं? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, शेंतियान ने लेईहू के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। एक जोरदार थप्पड़ सबके कानों में गूंज उठा। तुम कौन होते हो मुझसे एक एहसान मांगने की हिम्मत करने वाले? तुम्हारे जैसा घटिया कमीना खुद को इतना महत्वपूर्ण क्यों समझता है? शेंतियान ने ठहाका लगाया। लेईहू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। दूसरी ओर झाओ गैंग खुशी से भर गया। उसने पहले भी लेईहू को सत्यम की पिटाई करने के लिए कहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लेईहू ने पैसे प्राप्त करने के बाद भी कुछ नहीं किया। इसलिए झाओ गैंग उसके खिलाफ द्वेष रखता था। जब उसने लेईहू को कष्ट में देखा तो वह स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुआ। शेंतियान ने लेईहू के गाल पर 2 थपथपाए और उदासीन स्वर में कहा, एक हारे हुए व्यक्ति में भी इतनी हिम्मत होती है कि वह ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करे। तुम एक एहसान चाहते हो, एन? ठीक है, घुटनों के बल बैठो और 3 बार प्रणाम करो, तब मैं तुम्हारा एक एहसान चुकाऊंगा। ऐसा कहने के बाद शेंतियान कुछ कदम पीछे हट गया और लेईहू को घुटने के बल बैठने का इशारा किया। लेईहू की अभिव्यक्ति अत्यंत अप्रिय थी और वह स्वाभाविक रूप से इतने सारे लोगों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर वह घुटने नहीं टेकता तो शेंतियान उसे कभी माफ नहीं करेगा। शेंतियान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय दूंगा और यदि तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। घुटने टेको, घुटने टेको, घुटने टेको। उनके आसपास के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पूरा स्थान अविश्वसनीय रूप से उपद्रवी हो गया। लेईहू का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपने दांत पीस लिए और चाहा कि वह शेंतियान को मार सके। क्या आप घुटने टेकने जा रहे हैं? जब उसने देखा कि लेईहू कुछ नहीं कर रहा है, तो शेंतियान की अभिव्यक्ति तेजी से ठंडी हो गई। लेईहू ने गहरी सांस ली और उसने सख्ती से कहा, मिस्टर शेन, मैं घुटने टेक दूंगा। यही बात है। शेंतियान ने संतोष से मुस्कुराया।
उसने हाथ हिलाकर लेईहू को घुटनों के बल बैठने का इशारा किया। लेईहू ने अपने दांत पीस लिए तथा अपने अंदर उमड़ते क्रोध को बलपूर्वक दबा लिया, जबकि उसके पैर धीरे धीरे जमीन की ओर मुड़ गए। ठीक उसी समय जब उसके घुटने जमीन को छूने वाले थे, अचानक दो हाथों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। तुम्हारे लिए घुटने टेकना, क्या तुम इसके लायक हो? सत्यम एक हाथ से लेईहू को पकड़े हुए था, जबकि उसका दूसरा हाथ शेंतियान की ओर था। एक जोरदार झटके के साथ शेंतियान के होंठ फट गए और उसके होंठ खून से लाल हो गए। यह थप्पड़ लेईहू की ओर से बदला है, सत्यम ने शेंतियान की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 37। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ शेंतियान को देखकर दंग रह गई, जिसका मुंह खून से लथपथ था। सत्यम में वाकई शेंतियान को मारने की हिम्मत थी, और उसने इतनी बेरहमी से वार किया। यह बदमाश मरा हुआ मांस है। सुयान और झाओ गैंग बहुत खुश थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि शेंतियान सत्यम को कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर किन, लेईहू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। सत्यम ने कुछ नहीं कहा और धीरे से खड़ा हुआ और शेंतियान को एक ठंडी, कठोर नजर से देखा। शेंतियान ने अपने मुंह पर खून पोंछा और आक्रोश से कहा, तुम में मुझे मारने की हिम्मत है? सत्यम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुमने कई बार मेरा अपमान किया और पहले तो मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि न केवल तुमने इसे खत्म नहीं किया, बल्कि इसके बजाय तुम और अधिक आक्रामक हो गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं नाराज नहीं होऊंगा? शेंतियान इतना क्रोधित हुआ कि वह दहाड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और मुट्ठी बांधकर सत्यम की ओर दौड़ा। शेंतियान बचपन से ही चुझोऊ क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि वह सत्यम का मुकाबला नहीं कर सका। सत्यम ने कई बार शेंतियान के हमले को आसानी से चकमा दिया। क्या तुमने लड़ाई खत्म कर दी है? सत्यम ने कहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। शेंतियान कुछ दूरी पर सांस लेने के लिए हांफता हुआ खड़ा था। जितना अधिक वह सत्यम को देखता, उसका क्रोध उतना ही तीव्र होता जा रहा था। चूंकि लड़ाई खत्म हो गई है, अब मेरी बारी है, सत्यम ने व्यंग्य किया, फिर अपनी मुट्ठी बंद की और उसे शेंतियान पर जोर से घुमाया। सत्यम का मुक्का बहुत तेज था और उसमें बहुत ताकत थी। दूर से भी कोई भी उसके मुक्के की बेजोड़ ताकत को महसूस कर सकता था। शेंतियान की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से अपनी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत धीमा था। मुक्का शेंतियान की छाती पर जोरदार तरीके से लगा। एक जोरदार धमाके के साथ शेंतियान कई कदम पीछे हटा और उसके नितंबों पर गिर गया। सत्यम, मैं तुम्हें मार डालूंगा, शेंतियान ने गुस्से से उसे देखा। सत्यम ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हारे जैसे लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो तुम कभी नहीं बदलोगे। मिस यान की खातिर मैं आज तुम्हारी बाह ही तोड़ दूंगा। सत्यम धीरे धीरे शेंतियान की ओर चला। शेंतियान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। चूंकि वह एक बच्चा था, इसलिए किसी ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी, जिससे वह बेहद बेशर्म हो गया था। इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि सत्यम आज उसका एक हाथ तोड़ देगी। उसी समय सत्यम ने अपना हाथ शेंतियान की बाह पर बढ़ाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी क्षण सफेद बालों वाला युवक आगे बढ़ा। एक उग्र दहाड़ के साथ उसने सत्यम पर एक मुक्का मारा। आप मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सत्यम अविचलित रही और सीधे उससे मिलने के लिए आगे बढ़ी। दोनों मुट्ठियां एक धमाके के साथ टकराईं। सफेद बालों वाले युवक की कलाई तुरंत टूट गई। यह कैसे संभव है? सफेद बालों वाला युवक अविश्वास से अपनी कलाई की ओर देखने लगा। सत्यम हंसा। सफेद बालों वाले युवक को देखते ही सत्यम को पता चल गया कि यह व्यक्ति खतरनाक है और वह खुद भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सत्यम ने स्वयं को पहले ही तैयार कर लिया था और भीड़ के तिरस्कार के बीच उसने धीरे धीरे उस स्थान की केंद्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपना समय लिया। अभी कुछ समय पहले ही वह सफलतापूर्वक क्यूई शोधन के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। अगर मैं इस नए स्तर पर नहीं पहुंचा होता तो मैं वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाता। सत्यम खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने सफेद बालों वाले युवक की ओर देखते हुए चुपके से सोचा,
इससे सत्यम को यह अफसोस हुआ कि इन अमीर परिवारों के पास कितने विशेषज्ञ हैं, इसका कोई पता नहीं है। अब तुम्हारी बारी है। सत्यम ने पलटकर शेनतियान को ठंडे भाव से देखा। मेरी मदद करो, जल्दी करो और मेरी मदद करो। शेनतियान पूरी तरह से व्याकुल था। वह समझ सकता था कि सत्यम निश्चित रूप से मजाक नहीं कर रहा था। सफेद बालों वाला युवक दांत पीसते हुए फिर से सत्यम की ओर दौड़ा। सत्यम ने उसे चकमा भी नहीं दिया, बल्कि सीधे उसके दूसरे हाथ पर मुक्का मारा। एक तेज आवाज के साथ सफेद बालों वाले युवक का हाथ टूट गया। आउच! सफेद बालों वाला युवक दर्द से दहाड़ा और दोनों हाथ हिलाने की कोशिश करने लगा। भीड़ गोलीबारी में फंसने से बचने के लिए हांफने लगी और दूर हटने लगी। सत्यम इतनी कुशल लड़ाकू कब बन गई? यहां तक कि सुयान भी अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके चेहरे पर एक विस्मयकारी भाव था। इस समय तक सत्यम पहले ही शेनतियान के पास आ चुका था। आज कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, सत्यम ने धमकी भरे लहजे में कहा। सत्यम, अगर तुमने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शेनतियान डर के मारे दहाड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा और पीछे की ओर भागने लगा। शेनतियान की धमकी का सामना करते हुए सत्यम थोड़ा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने धीरे से अपना पैर उठाया और शेनतियान की बाह पर जोर से पटक दिया। एक और तीखी आवाज गूंजी और शेनतियान का हाथ टुकड़ों में टूट गया। आउच! शेनतियान दर्द से चिल्लाया। अपनी बाह को ढकते हुए वह गुस्से में दहाड़ा। अरे कमीने, मेरी बाह तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब उसने शेनतियान की उग्र गुर्राहट सुनी तो सत्यम अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह पलटा। तुम्हारा मुंह सचमुच गंदा है। सत्यम ने शेनतियान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि शेनतियान के होंठ फट गए और जबड़ा टूट गया। वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। अध्याय 38। दृश्य शांत था। किसी ने नहीं सोचा था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सत्यम शेन परिवार की स्थिति की उपेक्षा करेगा और इतना कठोर प्रहार करेगा। इस समय सत्यम ने ठंडी आंखों से सुयान को देखा और कहा, मेरा अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, अन्यथा तुम परिणामों के लिए जिम्मेदार होगे। ये शब्द न केवल सुयान के लिए थे, बल्कि झाओ गैंग के लिए भी थे। जब सत्यम चला गया तो सुयान उपहास करने और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, तुमने शेनतियान को हरा दिया। मैं देखूंगा कि तुम कितने दिनों तक घमंडी बन सकते हो। लगभग सभी का यही विचार था। विला से बाहर निकलने के बाद सत्यम लेईहू की कार में बैठ गई। मिस्टर किन, आज आप बहुत बढ़िया थे। लेईहू ने उसे अंगूठा दिखाया। सत्यम उस बारे में नहीं, बल्कि इस विला के वातावरण के बारे में सोच रही थी। यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा ने सत्यम को बढ़ी हुई एकाग्रता के साथ क्यूई शोधन चरण के तीसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। इसलिए यह स्थान सत्यम के लिए मक्का था। सत्यम ने मन ही मन सोचा। वापस जाते समय लेईहू ने फुसफुसाते हुए कहा, मिस्टर किन, बेहतर होगा कि आप इन दिनों में से किसी एक दिन मिस रुक्सू के घर चले जाए, वरना शेन परिवार निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगा। सत्यम ने लेईहू को देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे हर चीज से परेशान नहीं कर सकता, और तो और शेन परिवार कोई बड़ी बात नहीं है। शेन परिवार बहुत शक्तिशाली था, लेकिन सत्यम निडर था। वह एक अकेला भेड़िया था, तो शेन परिवार उसके साथ क्या कर सकता था? जब लेईहू ने यह देखा तो उसने आगे कुछ नहीं कहा। उसी शाम शेनतियान को अस्पताल लाया गया। दुर्भाग्यवश उसकी बाह की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट गई थीं कि वे धूल में बदल गई थीं, जिससे उन्हें ठीक करना असंभव हो गया था। जब शेनतियान को इस बारे में पता चला तो वह हतप्रभ रह गया। क्या मुझे जीवन भर अपंग रहना होगा? सत्यम, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शेनतियान गुस्से में दहाड़ा। अगले दिन घटना की खबर जियांगचेंग के अधिकांश हिस्से में फैल गई। यान परिवार जागीर। सत्यम में हिम्मत है। तुम्हारे साथ अपने रिश्ते के कारण वह जो चाहे कर सकता है। उसने मिस्टर शेन को पीटने की भी हिम्मत की,
सचिव ने आक्रोश से कहा। हालांकि यान रुक्सू ने इसे दिल पर नहीं लिया और घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर वह परेशान होने के बजाय उत्साहित हो गई। मिस रॉक्सू, सत्यम आपको कुछ ही दिनों से जानता है और वह पहले से ही हर जगह तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा है। भविष्य में यह और भी बुरा होगा, सचिव ने बगल में बड़बड़ाते हुए कहा। यान रुक्सुए ने अपना सिर हिलाते हुए सचिव को वीडियो दिखाया और पूछा, आपने क्या खोज की है? सचिव ने वीडियो देखा और कुछ जांच के बाद बुदबुदाया, मिस, मेरी मूर्खता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। यान रुक्सू ने नरम मुस्कान के साथ कहा। इतने सारे लोगों की आलोचना और दुर्व्यवहार के सामने सत्यम ने न केवल अपना आपा खोया बल्कि वह शांत भी रहा। यान रुक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मानसिकता ही ऐसी चीज है जिसका शेंतियान मुकाबला नहीं कर सकता। सचिव ने बुदबुदाते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिंगड़ू में बहुत से लोग हैं जो बहुत संयमित है। हाँ, यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, यान रुक्सू ने उदासीनता से कहा। उन लोगों को या तो बचपन से ही उनके परिवारों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है और वे इसके आदी हो गए हैं, या उनका अनुभव उम्र के साथ आया है। सत्यम को इस लचीली मानसिकता को अपनाने में केवल 1 सप्ताह लगा और 1 सप्ताह पहले वह एक साधारण व्यक्ति था। यान रॉक्सू ने थोड़ी राहत महसूस की। सचिव उलझन में था। उसने सत्यम को दिल से नीचा देखा। इसलिए यान रॉक्सू ने जो भी कहा, उसके बावजूद उसका मन बदलना मुश्किल था। ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी सही थे। सत्यम मुझे निराश नहीं करेगा, यान रॉक्सू ने हल्के से हंसते हुए कहा। सचिव ने बड़बड़ाते हुए कहा, मिस यान, लेकिन उसने शेंतियान को पीटा। शेन परिवार उसे कभी माफ नहीं करेगा और आपको उसे समझाना होगा। समझाओ? यान रुक्सुए की आंखों में घृणा झलक उठी। मुझे क्यों समझाना चाहिए? क्या मुझे शेन परिवार को समझाने की जरूरत है? यान रुक्सू ने ठंडी हंसी में कहा। जब सचिव ने यह सुना तो उसने आगे कुछ नहीं कहा। इस बीच शेन तियान के पिता शेन युन जियांगचेंग पहुंचे। अस्पताल में शेन तियान ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ शेन युन की बाह पकड़ ली। पिताजी, आपको मेरा बदला लेना होगा। मैं चाहता हूं कि वह 1000 वार करके मर जाए, शेन तियान चिल्लाया। और यहां यान रुक्सू है। यान रुक्सू के समर्थन के बिना वह बच्चा कभी भी इतना बेशर्म होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो शेन युन गुस्से से उबल पड़ा। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, शेन युन ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छी तरह आराम करो, मैं उसे परिणाम भुगतने को मजबूर करूंगा। शेन युन ने अस्पताल छोड़ने से पहले कुछ निर्देश दिए और सीधे यान परिवार की संपत्ति की ओर चल पड़ा। जब उसने गुस्से में शेन युन को देखा तो यान रुक्सू आश्चर्यचकित नहीं हुई, बल्कि विनम्रता से मुस्कुराई और कहा, चाचा शेन, आप यहां क्या लेकर आए हैं? शेन युन ने डांटा, यान रुक्सू, मुझे बकवास मत करो। मेरा बेटा प्रांतीय राजधानी से जियांगचेंग में तुम्हें जीतने आया था, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी देखभाल करने के बजाय तुमने उसे बुरी तरह से घायल होने दिया। इस घटना के बारे में तुम्हें क्या कहना है? जब उसने शेन युन के शब्द सुने तो यान रॉकजू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, लेकिन क्या तुम खुद को कोई बड़ा आदमी समझते हो? यान रुक्सू ने ठंडी आवाज में कहा। मैं तुम्हें चाचा इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं विनम्र हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता हूं। शेन युन, तुम्हें मेरे सामने अपनी आवाज उठाने की हिम्मत किसने दी? अध्याय 39। शेन युन की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। उसे तुरंत ही अपनी स्थिति में असमानता का स्मरण हो आया और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। मिस यान, माफ करें, मैं बहुत अधीर था। शेन युन ने अपने माथे पर पसीना पोंछा और अजीब तरीके से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी। शेन तियान अस्पताल में है और मैं बहुत चिंतित था। जब उसने शेन युन की अभिव्यक्ति देखी तो यान रॉक्सू को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वह मुस्कुराई और बोली, चाचा शेन, आप मुझसे किस लिए मिलने आए हैं? शेन युन को निराशा महसूस हुई। वह उसे जवाबदेह ठहराना चाहता था,
लेकिन इस स्थिति में वह उसे जवाबदेह कैसे ठहरा सकता था? आप निश्चिंत रह सकते हैं, यान रोक्सू ने सबसे पहले बात की। मैं आपके और सत्यम के बीच जो कुछ भी होता है उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी, यान रोक्सू ने उदासीनता से कहा। यह सुनते ही शेन यून की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने उत्साह से कहा, मिस यान, क्या आप गंभीर है? बेशक मैं हूं, यान रुक्सू ने मुस्कुराते हुए कहा। यान रुक्सू ने कहा, मैं न तो उसकी मदद करूंगी और नहीं आपकी, इसलिए आप लोग आपस में मामले को सुलझा सकते हैं। शेन यून तुरंत ही बहुत खुश हो गया। अपडेट्स। सत्यम से निपटने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। यदि यान रोक्सू हस्तक्षेप नहीं करती है तो यह शेन यून के लिए बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है मिस यान, अब मैं माफी मांगता हूं। शेन यून के झुकने के बाद वह जल्दी से यान फैमिली मैनर से बाहर चला गया। इस समय सत्यम घर पर अपने मन में विरासत की यादों को खोज रहा था। इस विरासत में चिकित्सा कला और साधना पद्धतियों के अलावा समकालीन रहस्यमय कलाएं भी थीं, लेकिन सत्यम ने कभी उनका उपयोग नहीं किया था। सत्यम ने मन ही मन सोचा, यदि वह फाउंडेशन बिल्डिंग चरण में प्रवेश कर गया होता, या यहां तक कि अधिक उन्नत मठवासी काल में भी, तो बीमारी का इलाज करना आसान काम होता। इसके बाद सत्यम ने 10 आत्मा पोषण गोलियों को परिष्कृत करने में पूरा दिन बिताया। बाद में शाम को सत्यम ने लेईहू को अपने घर बुलाया। यहां 10 आत्मा पोषण गोलियां हैं। सत्यम ने आत्मा पोषण गोलियां लेईहू को सौंप दी। मिस्टर किन, क्या इस बार केवल 10 गोलियां हैं? लेईहू ने संकोच से पूछा। सत्यम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गोली की कीमत $2 लाख है और आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। पैसे के अलावा, बेशक अगर वे 20 साल से ज्यादा पुरानी है तो आप उनके बदले में जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेईहू ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा। लेईहू के जाने के कुछ समय बाद सत्यम के घर एक आश्चर्यजनक अतिथि आया। यह व्यक्ति पिछले दिन वाला सफेद बालों वाला युवक था। सफेद बालों वाले इस युवक के चेहरे पर जख्म के निशान थे और उसे बेंत भी लगी हुई थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? सत्यम ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। सफेद बालों वाले युवक ने जवाब दिया, श्री शेन ने मुझे यहां भेजा है। वे आज शाम रिवरफिश हाउस में एक भोज का आयोजन करेंगे। ओह सचमुच? सत्यम ने भौहें उठाईं। उन्होंने एक क्षण विचार किया और कहा, ठीक है, मैं समय पर भोज में शामिल हो जाऊंगा। सफेद बालों वाले युवक ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम्हें अभी भी कुछ चाहिए? सत्यम ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सफेद बालों वाला युवक कुछ पल के लिए परेशान हुआ और फिर पूछा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल रात श्री शेन के भोज में मैंने आपको सांस लेते और छोड़ते हुए देखा और आज मैंने विशेष रूप से वीडियो फिर से देखा। यह बहुत ही असाधारण लगता है। यह सत्यम के लिए आश्चर्य की बात थी। आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा था? सत्यम हैरान था। सफेद बालों वाले युवक ने धीमी आवाज में कहा, मैंने एक बार किसी व्यक्ति को देखा था जिसके पास सांस छोड़ने का एक ऐसा तरीका था जो कथित तौर पर अंदर से बाहर तक 5 आंतरिक अंगों की मरम्मत करता था, और मुझे लगता है कि यह आपकी विधि से मिलता जुलता है। सत्यम और भी अधिक आश्चर्यचकित था और ऐसा लग रहा था कि वह इस दुनिया में खेती करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। मैं बस उत्सुक हूं और मेरा इससे अधिक कोई मतलब नहीं है। जब सफेद बालों वाले युवक ने देखा कि सत्यम ने कुछ नहीं कहा तो उसने सिर हिलाया और चला गया। सत्यम ने उसके जाते समय उसकी पीठ की ओर देखा और मन ही मन सोचा। जब शाम होने लगी, सत्यम रिवरफिश हाउस की ओर चल पड़ा। सब कुछ होने के बावजूद सत्यम ने शेनतियान की बाह तोड़ दी थी, इसलिए उसने मुआवजे और माफी के तौर पर एक मैरोपिल तैयार की थी। बेशक सत्यम यह सब यान रुक्सू के लिए कर रहा था। आखिरकार उसे इन परिवारों के बीच संघर्षों के बारे में अच्छी जानकारी नहीं थी। यह तो छोड़ ही दीजिए कि यान परिवार शेन परिवार से डरता था या नहीं। कुछ ही समय में सत्यम रिवरफिश हाउस पहुंच गया। रिवरफिश हाउस नदी के किनारे स्थित था और यद्यपि इसका स्थान दूरस्थ था, फिर भी इसका वातावरण बहुत सुंदर था। आज यह स्थान शेन यून द्वारा बुक किया गया था। होटल के प्रवेश द्वार पर 4 अंगरक्षक खड़े थे और उनमें से प्रत्येक ताकतवर लग रहा था।
सत्यम अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसे कुछ अंगरक्षकों ने रोक लिया। आप कौन है? एक अंगरक्षक ने पूछा। सत्यम ने बिना किसी दबाव के कहा। अंगरक्षक ने सिर हिलाकर उसे जाने दिया। अंदर जाओ, मिस्टर शेन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अंगरक्षक ने ठंडे भाव से कहा। सत्यम ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बड़े कदमों से अंदर कदम रखा। होटल की लॉबी में 10 से अधिक अंगरक्षक मौजूद थे। एक सफेद सूट पहने आदमी सामने की सीट पर बैठकर दावत खा रहा था। सत्यम ने आगे बढ़ने से पहले उनकी ओर देखा और विनम्रता से कहा, नमस्कार श्रीमान शेन। शेन युन ने क्रोध भरी आंखों से किन यू की ओर देखा। तुम सत्यम हो? तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे पर हाथ रखकर उसका हाथ तोड़ दोगे? शेन युन ने दांत पीसते हुए कहा। सत्यम ने समझाया, यह शेन तियान था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कारण क्या है। शेन युन ने सत्यम की बात बीच में ही रोक दी। उसने अपने हाथ में एक छड़ी हिलाई और ठंडे स्वर में कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, शेन युन ने छड़ी उठाई और बेरहमी से सफेद बालों वाले युवक के घुटने पर प्रहार किया। एक तीखी आवाज के साथ सफेद बालों वाले युवक के घुटने की हड्डी तुरंत टूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। शेन युन ने सफेद बालों वाले युवक के चेहरे पर थूका और ठंडे स्वर में कहा, बेकार का कूड़ा। मैंने तुमसे अपने बेटे की रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे अपना हाथ तोड़ने दिया, तो मुझे तुमसे क्या मतलब? सफेद बालों वाला युवक पीड़ा में था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके अंग तोड़ दो और उसे बाहर फेंक दो, शेन युन ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ। शेन युन के पास खड़े अंगरक्षक तुरंत सफेद बालों वाले युवक की ओर बढ़े। रुको। सत्यम के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। आपके बेटे को मैंने पीटा था, तो इसका उससे क्या संबंध है? सत्यम ने ठंडे स्वर में कहा। शेन युन ने हल्की सी नाक भौं सिकोड़ी और कहा, उसने मेरे बेटे की रक्षा नहीं की, इसलिए वह अपना काम करने में विफल रहा। अगर वह अपना काम करने में विफल रहा, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सत्यम ने ठंडी हंसी में शेन युन की ओर देखा और कहा, शेन तियान की रक्षा न करके वह अपना काम करने में विफल रहा, तो अगर तुम अपने बेटे का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाए, तो क्या इसे अपना काम ठीक से न करना माना जाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? शेन युन तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आप कौन होते हैं मुझे उपदेश देने वाले? शेन युन ने डांटा। सत्यम ने शेन युन को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि शेन तियान इतना घमंडी और दबंग है। तुम्हारे जैसे पिता के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे बेटे की बाह तोड़कर मैं उसके साथ नरमी बरत रही थी। अगर उसने फिर से मेरे साथ खिलवाड़ किया तो मैं उसे मार दूंगी। अध्याय 40। सत्यम के शब्द इतने सम्मोहक थे कि सफेद बालों वाला युवक भी देखे बिना नहीं रह सका। शेन युन गुस्से में हंसा और उसने सत्यम की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा होगा जो जियांगचेंग जैसी छोटी सी जगह में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। ऐसा कहने के बाद शेन युन ने छड़ी सत्यम के पैरों पर फेंक दी। शेन युन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने पैर तोड़ने का मौका दूंगी और मैं इसे जाने दूंगी। सत्यम ने अपने पैरों के पास पड़ी छड़ी पर नजर डाली और फिर उसे जोर से लात मारी। छड़ी फुफकारती हुई शेन युन की ओर उड़ी। छड़ी शेन युन के सिर को छूती हुई उसके पीछे की दीवार में जा घुसी। दीवार तुरंत टूट गई और उसमें मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। शेन युन का चेहरा और भी ठंडा हो गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है और चूंकि तुम इसकी कद्र नहीं करते, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। कल से आपके सभी करीबी लोग कष्ट झेलेंगे। शेन युन की अभिव्यक्ति निर्दयी थी। सत्यम ज्यादा लोगों को नहीं जानता था और व्यावहारिक रूप से वह एक अकेला भेड़िया था, इसलिए वह शेन युन की चेतावनी से भयभीत नहीं हुआ। अब आप भाग सकते हैं। शेन युन ने अपना हाथ हिलाया और कहा। हालांकि सत्यम बिना हिले वहीं खड़ा रहा। शेन युन ने भौहें सिकोड़ी और डांटा, मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सत्यम ने शेन युन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सफेद बालों वाले युवक की ओर देखा और कहा,
क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? सफेद बालों वाला युवक अविश्वास से सत्यम को देखता रह गया। एक वयस्क व्यक्ति होने के नाते आप इस तरह का अधीनस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ कुत्ते की तरह रहने को तैयार हैं? या आप अपने जीवन के बाकी समय सम्मान के साथ जीना चाहते हैं? सत्यम ने ठंडी आवाज में पूछा। सफेद बालों वाला युवक कुछ भी नहीं बोला। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी झलक दिखाई दी। शेन युन, जो काफी खुश था, ने सफेद बालों वाले युवक को लात मारी और कहा, एक कुत्ता है और उसके इंसान बनने का कोई मौका नहीं है। उसी समय सफेद बालों वाला युवक अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने दांत पीसते हुए कहा, शेन युन, मैं तुमसे बहुत थक गया हूं। जब आप अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों का सामना करते हैं तो आप उनकी चापलूसी करते हैं। जब आप कम ताकतवर लोगों का सामना करते हैं तो आप उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं करते। मैं छोड़ता हूं। ऐसा कहने के बाद सफेद बालों वाले युवक ने गुस्से में अपना पहना हुआ सूट जमीन पर फेंक दिया और सत्यम के पास पहुंचा। शेन युन के चेहरे पर ठंडक थी और उसने तुरंत हाथ हिलाया। उसके अंगरक्षक को तुरंत समझ आ गया और उसने सफेद बालों वाले युवक की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। जैसे ही चाकू सफेद बालों वाले युवक पर वार करने वाला था, सत्यम ने अपनी उंगली हिलाई और अंगरक्षक की कलाई पर किसी चीज से जोर से चोट लगी। चाकू भी गिर गया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एक सिक्का था। चलो चले। सत्यम ने सफेद बालों वाले युवक को देखा और उसे सहारा देते हुए होटल से बाहर निकल गई। शेन युन के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने मेज पलट दी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। शेन युन के चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया। सत्यम सफेद बालों वाले युवक को अपने घर वापस ले गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद सत्यम को पता चला कि सफेद बालों वाले युवक का नाम याओ किंग था, जो शेन यू द्वारा बहुत अधिक खर्च पर नियुक्त किया गया एक अंगरक्षक था। मेरी जान 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन दुर्भाग्य से अब मैं अपंग हो गया हूं। मुझे डर है कि मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। याओ किंग सत्यम के बगल में बैठा था और निराश दिख रहा था। सत्यम ने उसे देखा और एक गोली निकाल ली। यह लो, सत्यम ने उदासीनता से कहा। याओ किंग स्तब्ध रह गया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, यह क्या है? मांगने से पहले ही ले लो। सत्यम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जब याओ किंग ने यह सुना तो उसने आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत गोली निगल ली। यह गोली वह मज्जा गोली थी जिसे सत्यम ने परिष्कृत किया था। उसने इसे मुआवजे के रूप में शेन युन को देने की योजना बनाई थी, लेकिन शेन युन के घृणित रवैये को देखने के बाद सत्यम ने अपना विचार बदल दिया। जिस क्षण मज्जा की गोली उसके पेट में प्रवेश की, सत्यम ने अपना हाथ बढ़ाकर शेन युन के घुटने पर रख दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर ने उसकी हथेली को ढक लिया। याओ किंग को अपने घुटने पर तेज दर्द और खुजली महसूस हुई और यह अनुभूति अत्यंत विचित्र थी। आधे मिनट बाद सत्यम ने अपना हाथ हटा लिया। कुछ कदम चलने की कोशिश करो, सत्यम ने बेपरवाही से कहा। याओ किंग ने अपने हाथ और पैर हिलाने का प्रयास किया और तब उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसका टूटा हुआ पैर ठीक हो गया था। यह कैसे संभव है? याओ किंग आश्चर्यचकित था। यहां तक कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास भी ऐसा करने का कौशल नहीं है। याओ किंग आश्चर्यचकित था, लेकिन सत्यम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों की तुलना मुझसे नहीं की जा सकती। वह झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि सच बोल रहा था। साधना विधि प्राप्त करने के बाद सत्यम परम स्तर पर पहुंच गया था। वह एक मुक्का मारकर तारों को भी तोड़ सकता था और मृतकों को भी जीवित कर सकता था। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूं। इस बिंदु पर सत्यम ने याओ किंग की ओर देखा। याओ किंग ने जल्दी से कहा, आपने जो दयालुता मुझ पर दिखाई है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए यदि आपके कोई प्रश्न है तो बस पूछें। सत्यम की आंखों में ठंडक चमक उठी। सत्यम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे शेन परिवार के बारे में सब कुछ बताएं, जिसमें उनका व्यवसाय, संपत्ति और क्षमताएं शामिल है। मैं चाहता हूं कि शेन परिवार सब कुछ खो दे। सत्यम की आवाज दृढ़ और ठंडी, अडिग थी। सत्यम याओ किंग से बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन अभी सत्यम जो सबसे ज्यादा करना चाहती थी, वह था शेन परिवार को दिवालिया बनाना।